बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बिहार में लगातार नेताओं का तांता लगा हुआ है। पीएम मोदी के लगातार दौरे देखे जा रहे हैं बिहार में। अभी हाल ही में पीएम मोदी मधुबनी दौरे पर गए थे और उसके बाद अगले महीने भी उनके 2 दौरे कम से कम तय बताए जा रहे हैं, जिसे देखकर कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार चुनाव को लेकर घबराई हुई है, क्योंकि एनडीए में भारी खींचतान दिखाई दे रही है। एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी हाईकमान से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान ही क्यों ना हो, और पशुपति पारस, मुकेश सहनी, इन सबके तो सीधे तीखे बयान सामने आ रहे हैं कि वो एनडीए के साथ नहीं है, एनडीए का साथ छोड़ने की बात कह रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर बीजेपी के अंदर घबराहट साफ दिखाई दे रही है और इसीलिए पीएम मोदी हो या बीजेपी के अन्य नेता हो, बिहार चुनाव को लेकर उनका फोकस भी साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच पशुपति पारस का जो बयान सामने आ रहा है, पशुपति पारस को लेकर जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसने बीजेपी हाईकमान की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पशुपति पारस पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए गठबंधन के साथ नहीं है। उन्होंने एनडीए का साथ तो छोड़ा ही, लेकिन ये साफ नहीं किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या महागठबंधन के साथ जाएंगे। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि जल्दी ही पशुपति पारस की महागठबंधन में एंट्री होने जा रही है। महागठबंधन पहले से ही मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रहा है। अभी बीते 17 अप्रैल को महागठबंधन की पहली आधिकारिक बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने बैठक की और सीट शेयरिंग से लेकर नेताओं तक हर मुद्दे पर चुनाव को लेकर चर्चा की। इन सब के बाद अगली बैठक 24 अप्रैल को हुई और अब एक और बैठक होने वाली है 4 मई को, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि 4 मई को पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान भी किया जा सकता है। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अविनाश जी हमारे साथ है, स्वागत है आपका अविनाश जी। अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पशुपति पारस को लेकर जो चर्चाएं चल रही है महागठबंधन में जाने को लेकर, ये किस हद तक सही है? आखिर क्यों इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में वो शामिल होने वाले हैं, और इससे बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है? क्यों बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है? देखिए, बिहार की जो सियासत है उसमें आप अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको किसी ना किसी गठबंधन में शामिल होना ही पड़ेगा। आप या तो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़िएगा या फिर आप एनडीए के साथ, मतलब बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़िएगा। पशुपति पारस को भी अपनी हैसियत का अंदाजा है। उन्हें पता है कि वो भले ही दावे तो कर रहे हो कि वो 243 सीटों पर अकेले अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन उनको ये एहसास है कि 243 सीटों पर उनको उम्मीदवार मिलेंगे ही नहीं। वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और क्योंकि अब तक वो एनडीए का हिस्सा थे। लोकसभा चुनाव में उनको भले ही बीजेपी ने कोई सीट नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद पशुपति पारस ने एनडीए नहीं छोड़ा था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले वो साफ साफ बोल चुके हैं कि वो एनडीए छोड़ चुके हैं, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से पहले ही उनको क्लियर कर दिया गया था कि जब तक आप एनडीए नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आपको महागठबंधन में लेने का कोई भी विचार नहीं करेंगे। तो इसी के चलते पशुपति पारस ने पहले एनडीए छोड़ने का ऐलान किया है, और अब यह बताया जा रहा है कि उनकी लालू यादव से, जैसे आप बता रही हैं कि लालू यादव से उनकी मुलाकात होने वाली है और उसमें ही सभी चीज़ें तय हो जाएंगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वही है कि पशुपति पारस को कितनी सीटें दी जाएंगी, क्योंकि जो एलजेपी है उसके 2 हिस्से बढ़ चुके हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि जो एलजेपी का जो कार्यकर्ता है वो चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस के ज़्यादा करीब है। क्योंकि आप देखिएगा, जब रामविलास पासवान जब थे और वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ते थे, जब उन्होंने हाजीपुर सीट छोड़ी तो वो किसको दी? अपने बेटे को नहीं दी। चिराग पासवान से उन्होंने कहा कि आप जमुई से चुनाव लड़िएगा, और अपनी जो सीट थी वो उन्होंने अपने भाई को दी, पशुपति पारस को दी। पशुपति पारस वहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी, और बाद में मोदी सरकार में मंत्री भी बने थे वो। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जब तक रामविलास पासवान रहे, रामविलास पासवान हमेशा दिल्ली की सियासत करते थे, उन्होंने बिहार की सियासत नहीं की हुई। चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, या उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार हो, या उससे पहले वाजपेयी की सरकार हो। वैसे भी उनके बारे में कहा जाता था कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, जिसकी भी सरकार बनती है रामविलास पासवान जरूर मंत्री उस सरकार में बनते हैं। तो वो उन्होंने हमेशा दिल्ली की सियासत की, और बिहार की सियासत उन्होंने अपने भाई के सपुर्द कर रखी थी कि पशुपति पारस ही वहाँ सारे डिसीजन लेते थे। तो जो लोकल स्तर का जो एलजेपी का कार्यकर्ता था वो पशुपति पारस से कनेक्टेड था। और अब ये बात लालू यादव को ही पता है कि पशुपति पारस लोकप्रिय चिराग पासवान जितने भले ही ना हो, लेकिन जो एलजेपी का कार्यकर्ता है उसमें वो चिराग पासवान की तुलना में ज़्यादा लोकप्रिय है। अगर पशुपति पारस साथ में आते हैं तो एनडीए को और ख़ासतौर पर चिराग पासवान को वो ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन पशुपति पारस की जो उम्मीदें हैं वो बहुत बड़ी हैं,
जिस तरीके से उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, उसको लेकर जरूर महागठबंधन में, क्योंकि आप 243 सीटों की बात कर रहे हैं और आपकी जो हैसियत है वो 10 सीटों लायक भी नहीं है, तो इसी को लेकर अब तक पेच फंसा हुआ था। एक मुद्दा तो वही था कि उन्हें पहले एनडीए छोड़ना था, और दूसरी बात वही कि उनकी जो डिमांड है उस डिमांड पर उन्हें नीचे आना था। और इसको लेकर अब जब लालू यादव के साथ उनकी मुलाकात होगी उसमें ही सब कुछ तय हो जाएगा कि पशुपति पारस को कितनी सीटें दी जा सकती हैं, क्योंकि जो भी सीटें दी जाएंगी, मान के चलिएगा जो लालू यादव की आरजेडी है वो अपने हिस्से से ही देगी, क्योंकि पिछली बार जितने सहयोगी दल चुनाव लड़े थे, पिछली बार 5 थे, इस बार 7 हो गए हैं, और हर सहयोगी चाहता है कि उसका जो पुराना हिस्सा था उसमें कोई कटौती ना हो। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आ सकती है महागठबंधन के साथ में, लेकिन ये तय है कि अगली जो बैठक होगी उसमें पशुपति पारस को भी शामिल करने पर सहमति बन सकती है। जी बिल्कुल, यानी अगली बैठक में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि पशुपति पारस महागठबंधन में आएंगे या नहीं। अगली बैठक 4 मई को होने वाली है, लेकिन पशुपति पारस का ये फैसला, जो इंडिया गठबंधन में जाने की ये जो चर्चाएं चल रही हैं, इसे लेकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और बीजेपी की धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि पशुपति पारस, जैसा कि अभी आपने बताया अविनाश जी, कि पशुपति पारस की पार्टी में उनकी पार्टी तो बहुत मजबूत भले ही ना हो, लेकिन अगर उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनमें पशुपति पारस को लेकर वो ज्यादा उन्हें मानते हैं। चिराग पासवान की तुलना में पार्टी कार्यकर्ता पशुपति पारस को ज्यादा मानते हैं, और ऐसे में चिराग पासवान के वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी पशुपति पारस कर सकते हैं, और इसकी पूरी उम्मीद भी आरजेडी नेताओं ने जताई है। आरजेडी नेताओं ने साफ कहा है, पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने की चर्चाओं के बीच आरजेडी नेताओं का कहना है कि हमें भरोसा है कि पशुपति पारस चिराग पासवान के वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी करने में सक्षम होंगे, और इसलिए महागठबंधन के दरवाजे उनके लिए खोले जा सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे अविनाश जी? नहीं, ये तो तय माना जा रहा है कि जो पशुपति पारस यदि महागठबंधन में आते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान चिराग पासवान को ही होगा, क्योंकि जिस सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे वो उन्हीं सीटों पर आप देखिएगा कि मैक्सिमम वो ऐसी सीटें होंगी जहां चिराग पासवान का उम्मीदवार उनके सामने होगा। तो अगर पशुपति पारस जितनी भी सेंधमारी करेंगे तो उतना ही नुकसान चिराग पासवान को होगा, उतना ही नुकसान एनडीए को भी होगा। तो ये तो तय माना जा रहा है कि, और इसीलिए कि ये पशुपति पारस नहीं जाएं, बीजेपी के नेता लगातार उनसे मुलाकात करते रहे थे और उनसे एक तरीके से बताते रहे कि नहीं, आपके साथ जो लोकसभा चुनाव में हुआ है वो विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया, वैसे वैसे जो एनडीए को लेकर जो बैठकें हुई उनमें पशुपति पारस को जब नहीं बुलाया गया तो उसके बाद उनको समझ में आ गया कि एनडीए उनके साथ खेल करने वाला है, और उसके बाद ही उन्होंने स्टेप लिया कि सबसे पहले एनडीए छोड़ा और उसके बाद महागठबंधन से उन्होंने अपने तार जोड़े हैं। और अब ये तो तय माना जा रहा है कि महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, सीटों की संख्या कुछ भी हो सकती है। जी बिल्कुल, और अगर बात करें एनडीए की मुश्किलों की, तो सिर्फ पशुपति पारस ही नहीं है जो बिहार चुनाव से पहले एनडीए के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, बल्कि मुकेश सहनी, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर एनडीए नेताओं की तरफ से ही ये दावे किए जा रहे थे कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी एनडीए का हिस्सा है, वो एनडीए गठबंधन में शामिल है। लेकिन अब मुकेश सहनी ने इन सभी दावों पर पानी फेर दिया, इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। मुकेश सहनी ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ नहीं है, और न केवल उन्होंने इन दावों को खारिज किया है बल्कि बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाया है। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहती है, इसलिए हमारी पार्टी एनडीए में शामिल नहीं होगी। इसके बावजूद वे लोग दिखावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल हो रही है। भाजपा जानती है कि हमारे बिना उनका गठबंधन चुनाव हार जाएगा। वीआईपी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी ने साफ कहा कि बीजेपी हम जैसे गरीबों की पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और इसलिए वो हर छोटी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करती है, और यही वजह दी है उन्होंने कि एनडीए गठबंधन में वीआईपी शामिल नहीं होगी। यानी एक तरह से एनडीए नेताओं की तरफ से ये बार बार जो दावे किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं अविनाश जी, इसे लेकर यह भी कहा जा रहा था कि बीजेपी की बौखलाहट ही थी जब बीजेपी के सहयोगी उसका साथ छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आ रही है, चिराग पासवान भी सीएम पद को लेकर जो तेवर दिखा रहे हैं। इन सब के बीच एनडीए ने मुकेश सहनी को भी अपनी एनडीए में मुकेश सहनी के शामिल होने के दावे जो आ रहे थे, और अब मुकेश सहनी ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। तो इसका एनडीए पर क्या असर पड़ेगा, और वो भी चुनाव के पहले अगर इस तरह का बयान मुकेश सहनी ने दिया है तो इससे बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, आप देखिएगा पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें मुकेश सहनी की जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, वो एनडीए का हिस्सा थी। बीजेपी ने अपने कोटे से उनको सीटें दी थी, 4 विधायक उनका चुनाव जीतकर भी पहुंचे थे।
लेकिन बाद में हुआ क्या, उनके सभी विधायकों को बीजेपी ने तोड़कर अपने पाले में कर लिया, उनका मर्जर करा लिया। मुकेश सहनी अकेले रह गए और उनको जो एक सीट दी भी गई थी, एमएलसी बनाया गया था, वो उस सीट पर एमएलसी बनाए गए थे जिसका कार्यकाल 2 साल का बचा हुआ था। तो मुकेश सहनी का कार्यकाल भी खत्म हो गया 2 साल बाद, वो एमएलसी भी नहीं रहे, बाद में उनको उससे मंत्री पद भी छीन लिया गया और उनके विधायक भी सारे छीन लिए गए। तो जो मुकेश सहनी ने जो बोला है कि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाती है, अब आप ये देखिएगा, जब एलजेपी के साथ बीजेपी से गठबंधन हुआ पहले, तो एलजेपी को बीजेपी ने 7 सीटें दी। उसके बाद अगले चुनाव में एलजेपी की सीटों की संख्या 6 कर दी गई। तीसरे चुनाव में एलजेपी की सीटों की संख्या 5 कर दी गई। यानी लगातार एक क्षेत्रीय पार्टी की सीटें हम घटाते चले जा रहे हैं और यही चीज़ें जेडीयू के साथ में भी हो रही हैं। जेडीयू की सीट भी हर चुनाव में बीजेपी घटाती चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है, ये खाली बिहार का मामला नहीं है, आप कहीं पर भी चले जाइए, बीजेपी के साथ जो भी क्षेत्रीय पार्टी गठबंधन करती है उसका एक आधार धीमे धीमे करके समेटता चला जाता है और बीजेपी उसके आधार को खाती चली जाती है और खुद बड़ी होती चली जाती है। और इसी को लेकर मुकेश सहनी ने बोला है कि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाती है, इसीलिए हम उसके साथ में नहीं जाएंगे। एनडीए के नेताओं को भले ही उनकी जरूरत हो, यह भी कहा जा रहा है कि यदि 2020 में मुकेश सहनी एनडीए के साथ नहीं होते तो फिर एनडीए को जीत भी नहीं मिल पाती। तो एनडीए को भी यह पता है कि मुकेश सहनी उसकी जरूरत है, लेकिन जिस तरीके की बीजेपी की नीति रही है उसको लेकर सहनी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी उनको कुछ भी सब्जबाग दिखाए, हम उधर नहीं जाएंगे, हम महागठबंधन में और महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। जी बिल्कुल, यानी मुकेश सहनी ने भी एनडीए के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया है। देखा जाए तो बिहार में एनडीए अलग थलग पड़ता जा रहा है, उसके सारे सहयोगी एक एक करके छिटकते जा रहे हैं। अब ऐसे में बिहार चुनाव के लिए बीजेपी किस रणनीति पर काम करती है, पीएम मोदी का दौरा हो या तमाम अलग नेताओं का दौरा हो बीजेपी की तरफ से, क्या ये दौरे उसके सफल होंगे, क्या बिहार चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिल पाएगी, इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी और इन सब से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका सभी जानकारियों के लिए। नमस्कार।